हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रिसर्च अनप्लग्ड। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है आइजर भोपाल से, ईसीएस डिपार्टमेंट से। ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। और अभी अभिषेक भैया एक स्टार्टअप है इन्हीं के सुपरवाइजर के अंडर जो कि आइजर भोपाल में ही फाउंड हुआ है, उसमें ये वॉलंटरी जो है थोड़ा काम कर रहे हैं और देख रहे हैं, थोड़े एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं कि कैसे स्टार्टअप में काम होता है। तो आज हम इनसे बातें करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे और ये भी हम जानेंगे कि क्यों इनको स्टार्टअप ही ज्वाइन करना है। तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर अभिषेक कुमार का। हाय। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है आजकल? अभी तो लाइक स्टार्टअप पे ही, जैसा आपने इंट्रोड्यूस किया, स्टार्टअप में अभी ज्वाइन हूँ। अभी मैं जो देख रहा हूँ कि अपने स्टार्टअप में मीन्स किस तरीके से फंडिंग लेके आ सकते हैं। मीन्स अल्टीमेटली ऐसा भी है कि लेट्स से कोई आप स्टार्टअप में ज्वाइन हो, इट डजंट मीन कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है वो मार्केट के लिए वैलिड है। पीछे सोचने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं रिसर्च लैब में, तो होता क्या कि हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये इसके लिए यूजफुल होगा, हम सोचते हैं कि हमारे रिसर्च के लिए यूजफुल। राइट। ठीक है, जब हमें लगता है कि हमारे रिसर्च के लिए यूजफुल है तो क्यों नहीं से मार्केट में लेके आए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो मार्केट में भी आ पाएगा। ठीक है, वो मार्केट के लिए रेडी है। सो अभी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कस्टमर को जानने को, क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा सेगमेंट है, मतलब इंडस्ट्री बोलो या कॉलेजेस का बोलो, सो किस टाइप के लोगों को जो भी हम डेवलप कर रहे हैं वो दे सकते हैं और किस फॉर्म में। ओके। तो स्टार्टअप के बारे में आपके और हम डिटेल में बातें करेंगे। तो पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा एकेडमिक टाइमलाइन बता दीजिए कि आपने बीटेक कहाँ से की, फिर आपने एमटेक या फिर एमएससी जो आपने किया, और फिर आप यहाँ पे कैसे आपने ज्वाइन किया। सो मैंने 2012 में ठीक है अपना 10+2 कंप्लीट किया यूपी बोर्ड से, ठीक है, कानपुर। हाँ बढ़िया। फिर 2012 से 2016 KNIT सुल्तानपुर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। फिर 2019 में मैंने मास्टर्स एमटेक कंप्लीट किया NIT भोपाल से। ओके। फिर 2019 में मैं यहाँ पे आइसर भोपाल में एसोसिएटेड हुआ और अभी मेरा जनवरी 2026। तो आपने तो 2019 में गेट क्वालिफाइड किया? 17 में किया था, तो मैंने 17 में ज्वाइन किया था। तो वो 3 साल तक वैलिड रहता है उसी। और यहाँ पे तो इफ यू हैव एनी नेशनल स्कोर कार्ड और इवन इफ यू हैव मास्टर्स डिग्री देन दैट इज गुड इनफ। ओके, तो आप यहाँ पे ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। तो फिर आपने फिर मैंने यहाँ पे अपना पीएचडी भी कंप्लीट किया जनवरी 2026 में। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्टिवली इस स्टार्टअप अनुनंदन क्रिएटिव सॉल्यूशंस, जो कि हमारे स्टार्टअप का नाम है, उसमें भी एक्टिवली थोड़ा इन्वॉल्व हूँ। ओके। तो आपके सुपरवाइजर कौन थे? ये डॉक्टर शांतनु तालुकदार। सो उनका जो है बीटेक है वो है इधर जादवपुर यूनिवर्सिटी से। ओके। ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। देन उनका इवन बीएससी भी है फिजिक्स में। ओके, ठीक है। पहले फिजिक्स में बीएससी, देन बीटेक, देन उसके बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी मींस एमटेक प्लस पीएचडी सिंस आईएससी बैंगलोर से। देन उसके बाद 1 साल का एक इधर पोस्ट डॉक इजराइल में, वाइजमैन। और फिर उसके बाद इधर 2018 से 2018 से ओके अभी वो यहाँ पे कार्यरत हैं। राइट। तो भैया, क्या अभिषेक भैया आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च के बारे में बता सकते हैं? जो हमारा लैब है, ठीक है, वो मेनली काम करता है सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन। ओके, हम इवन टूल्स भी बनाते हैं डिवाइस फैब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। मतलब उसमें जब हम डिवाइस फैब्रिकेशन का बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक। उसमें से भी एक जो हमारा स्टेप है लिथोग्राफी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप में से एक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि जब हम कोई डिवाइस बोलते हैं ना, तो डिवाइस में कुछ स्ट्रक्चर होगा, करेक्ट। अब स्ट्रक्चर में उसका लेंथ है, कुछ विड्थ है, कुछ ओके। सो लिथोग्राफी ही डिसाइड करता है कि आप क्या फीचर साइज अचीव कर सकते हो पर्टिकुलर मशीन के थ्रू। ओके। सो हम लोग वो उसके लिए टूल भी डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हम लिथोग्राफी कर सकते हैं। और जो लिथोग्राफी के लिए हमने टूल डेवलप करा है उसके लिए जो प्रोसेस है वो हमारा ही है। ओके, मतलब
इन जनरल जो है अल्ट्रा वायलेट फोटोलिथोग्राफी, ठीक है, वो यूज करते हैं। या फिर अगर हाई एंड पे जाए तो डीप अल्ट्रा वायलेट लाइट या फिर एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट, लेकिन वो इंडस्ट्री लेवल की बात होगी। लेकिन एकेडमिया में जब हम बात करते हैं तो यूवी लाइट बेस्ड लिथोग्राफी होता है। अब वो हो सकता है कि फ्लड एक्सपोजर बेस्ड हो, मीन्स यू विल हैव अ सबस्ट्रेट और एक मास्क, फोटो मास्क होगा, और फोटो मास्क के बाद एक यूवी लाइट होगा। ओके, और जो मेरा सबस्ट्रेट है उसके ऊपर मेरा एक कोटिंग होगा फोटोरेसिस्ट का। अब इमेजिन करो कि एक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर मेरा एक फोटोरेसिस्ट का कोटिंग है, उसके ऊपर मेरा एक मास्क है, फोटो मास्क। और जब मैं मास्क बोल रहा हूँ मीन्स कि एक मास्क है जो ग्लास का है, और उस ग्लास पे कुछ हिस्सा मेरा ओपेक है, कुछ हिस्सा मेरा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ठीक है। सो अब जब लाइट ऊपर से मैं फॉल उसके थ्रू पास कराऊंगा तो जो मेरा ओपेक हिस्सा होगा वहां पे मेरा लाइट ब्लॉक हो जाएगा, राइट। और जहाँ पे मेरा ट्रांसपेरेंट है वहां से क्रॉस हो जाएगा। सो अब मेरा जो यहाँ पे मैं बोलूँ सबस्ट्रेट के ऊपर एक फोटो रेसिस्ट है, सो उस पर क्या होता है, जब फॉल किया लाइट के साथ रिएक्ट करता है। सो उसके बेस पे वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करता है। ओके, जब प्रॉपर्टी को चेंज किया उसने, फिर उसके बाद वो सैंपल को हम लेते हैं सबस्ट्रेट को, फिर एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डालते हैं। तो जो भी हिस्सा मेरा रिएक्ट हुआ है आइदर वो तो इंटैक्ट रहेगा डिपेंड, या फिर वो हिस्सा रिमूव हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का हमारा फोटोरेसिस्ट है। ओके, सो इस टाइप से ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जो हमारी टेक्निक है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें हम इस टाइप का कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, इतना सोफिस्टिकेटेड या हाई एनर्जी सोर्सेस। ओके, सो हमारा एक बेसिक एक बहुत शार्प नीडल होता है, मींस हम टंगस्टन प्रोब उसे बोलते हैं। ठीक है, टंगस्टन प्रोब का यूज करते हैं। और हमारे पास ऐसा मान के चलिए पेन है, एक पेन से जस्ट मैं लिख रहा हूँ। ओके, सो बस यही टेक्निक हम फॉलो करते हैं कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर एक हमारा पर्टिकुलर लेयर है मेटल का जो कि क्रोमियम होता है, और उसके बाद हम सबस्ट्रेट और अपना टंगस्टन प्रोब के बीच में एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। वो बहुत 5 वोल्ट के समथिंग, बहुत छोटा वोल्टेज लगता है। फिर उसके बाद जैसे जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन हम फिट करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा प्रोब यानी कि जिसको मैंने निडल बोला है वो मूव करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग वो सबस्ट्रेट के ऊपर पैटर्न बनाएगा। ओके, ये तो ज्यादा एफिशिएंट लग रहा है मुझे। इफिशिएंट इन द सेंस वहाँ पे हम कर रहे हैं मास स्केल में, और यहाँ पे हम कर रहे हैं R&D के लिए, मीन्स हमें नंबर ऑफ डिवाइसेस लेट्स से टेस्ट करना है। और हालांकि सिमिलर टेक्निक वहाँ पे भी यूज होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है यूवी लाइट ही होगा, और वहाँ पे एक फोकस्ड बीम होता है। ओके, एकदम फोकस्ड बीम। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे पेन की तरीके चल रहा है, वहाँ पे वो एक लाइट फॉल हो रहा है जो कि एक बहुत डॉट है, मतलब एक बीम है बेसिकली। तो एकदम अब डॉट मान के चलो, और मेरा डॉट रहेगा या तो मेरा सबस्ट्रेट मूव करेगा और या तो फिर वो डॉट वो। सो यूजली हम सबस्ट्रेट को मूव करते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको बहुत हाई ग्रेड केमिकल चाहिए। ठीक है, और फिर वो ऐसा नहीं कि मैं इस लाइट में यूज कर पाऊंगा वाइट लाइट में। सो उसके लिए मुझे स्पेशल अरेंजमेंट भी करने पड़ते हैं। फिर वहाँ पे ऑप्टिक्स भी बहुत। तो वो लाइट क्या लेजर, हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट्स वगैरह होती हैं? यूवी लाइट जो होती है वो काफी हाई, हाई, और इवन यूवी लाइट ही होती है। ये वो मशीन हम ऐसा नॉर्मल कंडीशन पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर करेंगे तो होगा क्या कि सेंस में जब फोटो रेसिस्ट बोल रहा हूँ ना, सो फोटो जैसा नाम में ही है कि वो फोटो सेंसिटिव है, राइट। ओके, सो अगर वो व्हाइट लाइट में एक्सपोज होगा तो पूरा मटेरियल खत्म। हमारे केस में क्या आप मिनट में कर सकते हो। और जो केमिकल के नेम पे भी हमें ऐसा वाटर चाहिए, DI वाटर। और फिर अगर मेरे को पैटर्न को ट्रांसफर करना है देन ऐसा नॉर्मल एक कोई सा भी पॉलीमर चलेगा। ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे को एकदम हाई ग्रेड पॉलीमर चाहिए। ठीक है। तो मतलब वो आपने जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेथड था उसको एक सिंपल में किया, तो जिसकी वजह से कॉस्ट काफी रिड्यूस हुआ है। मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट एज वेल एज मशीन का कॉस्ट। मशीन तो अभी हमने प्रोटोटाइप डेवलप किया हुआ है, अभी एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो मार्केट में उसका क्या वैल्यू होगा, लेकिन हमारा मतलब प्रोटोटाइप कॉस्ट काफी कम है। आप ये मान के चलो उस लेवल का जो मशीन है जो हमारा फीचर साइज दे रहा है वो अप्रॉक्सीमेट आता है, जो कमर्शियल मशीन है 1.5 to 2 CR, 2 करोड़ के आसपास। ठीक है, अभी हमारे मशीन का जो प्रोटोटाइप कॉस्ट है वो है लगभग 15 लाख रुपए।
काफी ज्यादा कम है ये तो। हाँ, ये प्रोटोटाइप कॉस्ट है ना, ओके, लेकिन जब बनेगी तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, और फिर डिपेंडिंग ऑन कि क्या फीचर्स है क्या है, राइट, फिर उसमें मॉडिफिकेशंस। राइट। तो ये जो आपने मेथड बताया, तो ये ऐसा मेथड अभी कोई नहीं यूज कर रहा है? नहीं, तो ये मतलब एकदम ब्रांड। ये एक्चुअली हमारे जो सर है डॉक्टर शांतनु तालुकदार, हाँ। उन्होंने अपने पीएचडी के टाइम पे ये इन्वेंट किया था। ओके ओके ओके। सो उस मेथड के और भी फायदे हैं। एक तो फायदा है ये है, जैसे मैंने बोला केमिकल यूज नहीं होते हैं। ठीक है। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ फोटो मास्क, अब क्वेश्चन ये आता है कि फोटो मास्क बनता कैसे है। ठीक है, सो आप जो मैंने पहले मेथड बोला कि एक फोटो मास्क होता है, लाइट एक्सपोज होता है, उससे नहीं बनता है। सो हमें एक मेथड चाहिए होगा जिससे हम फोटो मास्क बना सके। ओके, सो जब मैंने बोला था कि एक यूवी लाइट होता है, फोकस्ड बीम, ठीक है, और या तो मेरा सबस्ट्रेट मूव करेगा या फिर मेरा बीम मूव करेगा, एक वो मेथड होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक मेरा ग्लास होगा, ग्लास के ऊपर फिर से वही मेरा फोटो रेसिस्ट, जो मुझे डिजाइन चाहिए वो मैं बनाऊंगा, और उसके बाद क्रोमियम डिपॉजिट करूंगा। ठीक है। ओके, सो क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटो मास्क। तो यूजली इन जनरल जो फोटो मास्क होते हैं, मैं हाई एंड पे नहीं जा रहा, लेकिन नॉर्मली तो नॉर्मली जो फोटो मास्क होते हैं वो तो क्रोमियम बेस्ड होते हैं। ठीक है। और सिंस जो हमारा मेथड है वो क्रोमियम बेस्ड है, ओके, सो हमें कोई रेसिस्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट सीधे राइट करो क्रोमियम पे और पानी से धो दो, दैट्स इट। राइट। काफी ज्यादा सिंपल है यार, ये मतलब सुनने में लग रहा है, बाकी करने में तो खैर तो मतलब ये अभी तक तो लैब लेवल पे हमने टेस्ट किया है, लेकिन क्या है कि अभी और भी मतलब इंडस्ट्री लेवल पे अगर हमें सोचना है तो फिर और भी थोड़ा से ऑप्टिमाइजेशन और कैसे इसको बिजनेस में लेके जाना है, बिजनेस में लेके जाना कैसे वो आप लोग को देखना पड़ेगा। राइट। तो भैया चलते हैं थोड़ा पीछे आपकी जर्नी में। जब आपने बीटेक खत्म किया, तो बीटेक खत्म किया आपने, फिर बीटेक आपका कौन से ट्रेड से था? इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, और एमटेक? एमटेक इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में था। तो क्या आपने आफ्टर बीटेक या आफ्टर एमटेक नहीं सोचा कि जॉब ले लेते हैं या किसी स्टार्टअप को ही ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर किसी में भी चले जाते हैं? मतलब मेरा इनिशियल से ही था बीटेक के टाइम से कि हायर स्टडीज के लिए जाना है। ये फिक्स कर लिया, ये फिक्स कर लेता कि लेकिन केनाईटी जैसे छोटे, बहुत छोटा नहीं कहूंगा, मतलब ऐसा मॉडरेट है वो, और स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब स्टेट कॉलेज, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। हाँ, ये मैं मानूंगा कि स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो टॉप 5 में आता है, यूपी में। बट लेकिन वहां से पढ़ के और ये सोच लेना कैसे, मतलब कि आपके पास आसपास के लोगों का एक्सपोजर? सो जो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे पीएस में प्लेस्ड हैं और मैं कह रहा हूँ सो उस इनिशियल से मेरा था कि हायर स्टडीज के लिए ही जाना है। ठीक है, और ये जॉब के लिए अभी तो नहीं है, मतलब मेरे को जॉब सीकर एटलीस्ट नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर के लिए मतलब मेरा प्लान था। तो मतलब पूरी क्लास एक तरफ आप अलग थे? हाँ, ठीक है, तो मुझे जॉब क्रिएटर की साइड जाना थोड़ा। ओके, मतलब अभी कितना सक्सेस होगा वो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट अभी सोचना तो मेरा भाई। नहीं, ये एटीट्यूड उस टाइम पे आना बहुत बड़ी बात है। मतलब उस टाइम पे लोग यही सोचते हैं कि यार मैं बीटेक कर लिया हूँ, इतना ज्यादा मैंने पढ़ाई लिखाई की, अब मैं 1 साल और पीएसयू वगैरह के गेट वगैरह की तैयारी करके उसका निकाल के पीएसयू में चला जाता हूँ और अच्छी खासी जॉब लग जाती है। हाँ, और इंसान सेटलमेंट की तरफ निकल जाता है। आप लेकिन वहां से सोच रहे हो हायर स्टडीज का, और फिर आप ये फैसला ले रहे हो, मतलब काफी। फिर मैं जब मास्टर्स पे आया तो केनेटी का टाइम पे मुझे रिसर्च का कोई भी एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि उधर रिसर्च तो नहीं होता था, लेकिन ऐसा अंडर ग्रेजुएट स्टडी बेटर होता है। तो एमटेक के टाइम पे थोड़ा एक्सपोजर हुआ, लेकिन उस टाइम पे मेरा जो पूरा एक्सपोजर था ये था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे। ठीक है, ये भी बिल्कुल अलग ही है। बिल्कुल अलग है वो। सो इलेक्ट्रिकल में फिर मैं उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, और जिसपे भी मैंने डिफरेंट टाइप सोलर पैनल्स पे काम किया। और फिर वहाँ पे रहते हुए मुझे आईसर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ कि आईसर पे रिसर्च अच्छा होता है। तो ये केनाईटी में ही पता चला? नहीं, एनआईटी भोपाल में, वहाँ पे मुझे पता चला। ठीक है, फिर वहाँ पे मैंने रिसर्च का जब देखा कि जो पीएचडी कर रहे हैं एनआईटी भोपाल में, तो ऐसा था कि सारे के बच्चे ऐसा ब्लाइंड रेस है। ठीक है कि उनके टॉपिक फिक्स है, ओके, काइंड ऑफ कुछ नया नहीं है, मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ नया है। सेम ही प्रॉब्लम है, बस कोई नंबर ऑफ स्विचेस घटा रहा है, कोई नंबर ऑफ स्विचेस को चेंज कर रहा है। ठीक है, कोई
जस्ट पल्स चेंज कर दिया, फिर भी जस्ट कोई इंटीग्रेशन कर रहा है, डिफरेंट 2 मेथड हैं, 2 चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा नहीं लगा कुछ ये नया हो रहा है, मतलब वो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 25 साल से सिमिलर चीज़ ही हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद इधर जब आया, इधर के बारे में जब सर्च किया तो मुझे लगा कि हाँ ये कुछ नया है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया, जब वहाँ पे आप ये लोग ये चीजें देख रहे थे, वहाँ की रिसर्च आप देख रहे थे NIT जैसे कॉलेज में, तो क्या डीमोटिवेट नहीं हुए कि यार क्यों रिसर्च करूं जब यही सब होना है? तो नहीं, मुझे ये था कि थोड़ा जो बेटर कॉलेज है उसका देखता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ओके। सो मैंने अप्रोक्सीमेट सा उस टाइम पे सारे IITs में अप्लाई किया था और हर जगह से ही कॉल था मुझे। ओके। सो ये था कि IITs में ऑलरेडी बहुत ओवर क्राउडेड है। ठीक, वो नाम से ही ओवर क्राउडेड है। बहुत ही ओवर क्राउडेड है। मतलब मैं देखा कि एक ग्रुप में 17-18 बच्चे, किसी ग्रुप में से 40 स्टूडेंट्स भी एक ग्रुप में। एक ग्रुप में? हाँ, मतलब IIT दिल्ली में से कुछ ग्रुप्स हैं। ओके ठीक है। मतलब ये मान के चलो आप IIT जितने भी एटलीस्ट टॉप IIT से 10-15 लोग तो नॉर्मल है, बहुत मॉडरेट, काफी ज्यादा नॉर्मल है, बहुत नॉर्मलाइज है वो। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे 5-6 स्टूडेंट, 5-6 है, सो वो भी बहुत ज्यादा है। वो भी बहुत ज्यादा। हाँ, इससे कम ही लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। फिर यहाँ पे मतलब मैंने सब फैकल्टी लोगों का प्रोफाइल चेक किया, फिर देखा कि हाँ ये कुछ अलग है, इसको ट्राई करते हैं। ओके। हिट एंड ट्रायल वाला मेथड ही था। फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया था फर्स्ट टाइम पे इधर हो गया। फिर उसके बाद मतलब सर से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बोला कि ये चीज़ ऐसा हम करेंगे। वो चीज़ मेरे को काफ़ी अलग लगा कि एटलीस्ट जो हमारे सर का मतलब जो भी PhD स्टूडेंट है, जो भी PhD ग्रेजुएट हो रहा है, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट उसके सुपरवाइजर का भी होता है। बिल्कुल सही, ठीक है कि लाइक उनका क्या आप एटीट्यूड है, सो मोर और लेस आप भी उसी तरीके से ही सोचते हो अगर आप उनके साथ ट्यूनिंग अच्छा है। राइट। सो सर का भी वैसा ही है कि जो चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं तो हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों डिपेंडेंट हैं इतना फॉरेन चीज़ों पे। तो आपका और उनका एटीट्यूड थोड़ा मैच की, ये चीज़ मैच करा कि हम जब कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके। क्योंकि ऐसे आप ये सोचो, ड्रोन अभी बहुत चल रहा है, ड्रोन में फैब्रिकेशन पे नहीं जा रहा है, जस्ट एग्जांपल दे रहा। सो उसमें एक मोटर यूज होता है BLDC करके। BLDC मोटर, हाँ, ब्रशलेस DC मोटर। इंडिया में कोई नहीं बनाता है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, वो इंपोर्ट हो रहा है, हाँ, चाइना से। ठीक है। और अब छोटे आपको एग्जांपल दे रहा, सिलिकॉन वेफर जिस पे हम रखते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। सो जिस पर रखा जाता है सिलिकॉन वेफर, वो इंडिया में कोई नहीं बनाता है। आप ये मान के चलो, जो सिलिकॉन वेफर रखने के लिए एक डिश आता है, वो अप्रॉक्सीमेट 800 रुपीज का एक होता है, एक। ओके। और अगर वो बनाया जाने लगे तो कितनी कॉस्ट होगी उसकी? मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका तो एक तो जो टाइम होता है ना, फॉरेन से आप मंगा रहे हो, एक तो वो टाइम आपका रिड्यूस होगा। फिर जो इम्पोर्ट वाला है, राइट, इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं लगेंगे। अगर मैं सबको सेम रखूँ तो एटलीस्ट ये चीज़ तो बचेगा। मतलब हाफ या उससे कम तो हो ही जाना है। नहीं, हाफ तो एटलीस्ट 60-70% डिपेंडिंग ऑन कि कितना क्या कुछ मार्जिन लोग ले रहे हैं, उतना तो हो जाएगा। और भी बात करता हूँ, एक टंगस्टन टिप में जब बोलता हूँ, ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहाँ इम्पोर्टेंट है? आपने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप सुना होगा? बिल्कुल सही, सुना हूँ। हाँ, सो वहाँ पे टनलिंग करंट के लिए एक बहुत शार्प नीडल यूज होता है, सो वो टंगस्टन टिप होता है। ओके। फिर उसके बाद जब हम डिवाइस बना लेते हैं तो उसके बाद हम टेस्ट करते हैं विदाउट वायर। तो वायर की जगह पे हम क्या करते हैं, ये टंगस्टन टिप लगाते हैं, प्रोब्स, ठीक है। उसके थ्रू मीन्स आपके पास एक वेफर है, वेफर के ऊपर आपका स्ट्रक्चर है, जस्ट आप टेस्ट कर रहे हो विदाउट एनी वायर्स, प्रोब स्टेशन के थ्रू, जहाँ पे आपके टंगस्टन टिप लगे हुए हैं। सो जितने भी डिवाइसेस टेस्ट होते हैं वहाँ पे, और फिर हमें अपने काम के लिए जो मैंने मशीन डेवलप किया वहाँ पे भी टंगस्टन टिप यूज़ होता है। सो मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक टिप अप्रॉक्सीमेट 700 to 800 रुपीज़, या अभी के टाइम पे तो मोर देन 1000 रुपीज़। ओके। और यहाँ पे नहीं बन रही है? नहीं बनता है, कहीं कोई नहीं बनाता है। ओके। और ये मेजरली जो है ताइवान, जापान, US, चाइना,
ये बनाते हैं। तो इनको बनाने की जो मशीनरी है वो बहुत महंगी है, या फिर मतलब क्या है, किसी के दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है, या काम चल रहा है तो लोग चला रहे हैं? काम चल रहा है तो लोग चला रहे हैं। ओके। और क्या ये भी कारण हो सकता है कि आर&डी में क्योंकि लोग आर&डी में जा ही नहीं रहे हैं, तो ये चीजें उनको नहीं पता चल और रही एक हैं? चीज और भी है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम अभी बनना स्टार्ट हुआ है। राइट ठीक राइट। है, इससे पहले कोई इकोसिस्टम नहीं था। हम्म। सो सभी लोग अपना काम चला रहे थे। अभी जब इकोसिस्टम आ रहा है तो फिर लोग आएंगे कि हाँ इस चीज का जरूरत पड़ेगा। ओके, मे भी शायद लोग तो फैब्रिकेट करें, तो हम लोगों ने एक सिंपल मेथड है इलेक्ट्रोकेमिकल एचिंग, सो वही यूज करके प्रोब टिप बना रहे हैं। ओके, और ये मान के चलिए हम ऐसा सब 100 नैनोमीटर के टिप्स रिपीटेड बना रहे हैं। ओके। जिसका टिप का जो डाया है 100 नैनोमीटर से भी कम है, जो बेस्ट रिसर्च चिप के थे अराउंड 50 नैनोमीटर। और भी ऐसा नहीं कि हम बहुत सोफिस्टिकेटेड उसे कर रहे हैं, सिंपल। अगर मैं इसको थोड़ा से और ऑप्टिमाइज मींस जस्ट कंडीशंस को ही चेंज कर दूं, ठीक है, सो जो आपको एसटीएम लगता है वो टिप बन जाएगा। ओके, और एसटीएम टिप मान के चलिए 2-2.5 हज़ार का एक आता है। ओके, और आप लोग कितने में इसको बना रहे हैं? अभी जो हम लैब स्केल पे बना रहे हैं, सो वो अप्रॉक्स पहले हमें पड़ रहा था अराउंड 52 रुपीज का। ओके ओके ओके, सेम टिप, सेम परफॉर्मेंस, इवन हमारा बेटर है कुछ सेंस में। ओके ओके ओके, और अभी के टाइम पे एक्चुअली जो भी सिचुएशन चल रहा है तो टंगस्टन वायर का ही कॉस्ट महंगा हो गया है। सो अभी अराउंड 100 रुपीज के लगभग। ओके, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप 2000-2500 वाली चीज आप 100 मतलब जो 2000 या 2500 का जो ट्रिप है तो वो बहुत निश है, ठीक है। लेकिन ये जो हम 1 माइक्रोन 10 माइक्रोन के टिप होते हैं डिवाइस टेस्ट करने के लिए, ये बहुत ही ज्यादा मतलब ज्यादा यूज होता है। अब ये मान के जितने IITs हैं, ISC है, हर जगह यूज होता है। जितने बड़े जहाँ पे ये रिसर्च हो रही है, जहाँ पे भी ऐसा डिवाइस रिलेटेड रिसर्च हो रहा है, इवन आप नॉट एग्जैक्टली ये सेमीकंडक्टर, आपके ये फिजिक्स डोमेन में भी फिजिक्स में होता है, वहाँ पे भी यूज होते हैं मेटेरियल कैरेक्टराइजेशन करने के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होते हैं। सो वो जो चीज़ हम 1000 रुपये में खरीद रहे थे एक टिप के लिए, वो हम लैब में ही एटलीस्ट लैब स्केल पे तो हम अराउंड 100 रुपीज में बना पा रहे हैं अभी। राइट, और परफॉर्मेंस भी हमें मिल रही है, तो काफी ज्यादा सही। और आपने बातों में ही 2-3 स्टार्टअप आइडिया भी दे दिया कि ये चीजें यहाँ पे नहीं हो रही है, और जिसको करना है वो कर सकता है अगर वो करना चाहे। और R&D में तो हम लोग भी उसी को परस्यू कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये चीज मतलब इतना आसान भी, जितना सुनने में लग रहा है इतना आसान भी नहीं। क्योंकि जब हम ऐसा डिवाइस फैब्रिकेशन जो पहले भी डिस्कस किया कि जब हम डिवाइस फैब्रिकेशन बोलते थे, इसका जस्ट ये मतलब नहीं है कि पैटर्न बना दिया। सो हमें वो पैटर्न ट्रांसफर भी करना होता है। ओके, सो अगर प्रोसेस को मैं स्टार्टिंग से बोलूँ, बिल्कुल सिलिकॉन वेफर के लेवल पे। सो वेफर लेवल से आप क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग के लिए स्पेशल टाइप के केमिकल्स लगते हैं, ठीक है। फिर आपको एक अल्ट्रासोनिकेशन करके एक मशीन होता है जिसपे जस्ट एजिटेट होता है, सो हमें वो क्लीनिंग करने के लिए चाहिए होता है। फिर आपको नाइट्रोजन मतलब गैसेस को चाहिए होंगे कि उसको प्रॉपर ड्राई कर पाए। फिर उसके बाद मैं मटेरियल डिपॉजिट करूंगा या फिर मटेरियल एच करूंगा, मतलब मैं एक नया मटेरियल चाहिए। सो लेट्स से कि फोटो रेसिस्ट कोट कर रहा है, तो कोटिंग के लिए एक मशीन चाहिए होगा, लिथोग्राफी के लिए मशीन चाहिए होगा। लिथोग्राफी के बाद अगर डेवलप करूंगा तो उसके लिए फिर मुझे कुछ केमिकल्स चाहिए होंगे। उसके बाद फिर मुझे चाहिए होगा कि जो भी मैंने डेवलप किया है, अब उस जहाँ पे मेरा पैटर्न बना है वहाँ पे मुझे नया मटेरियल डिपॉजिट करना है या जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है वो हटाना है। ठीक है, सो उसके लिए फिर मुझे मशीन चाहिए होंगे। अब मुझे डोपिंग करना है कि नहीं करना है, उसके लिए मशीन चाहिए होगा। ओके, फिर लेट्स से कि वो सारा सब मैंने कर लिया, फिर मुझे लिफ्ट ऑफ करना है कि RI मतलब रिएक्टिव आयन एचिंग करना, डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस। कुछ केसेस में लिफ्ट ऑफ से काम हो जाता है, कुछ इस केसेस में इससे वेट एचिंग से काम हो जाता है। जो एचिंग वाला पार्ट है या वेट एचिंग से काम हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में हमें जहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो ज़्यादा होता है डिवाइसेस का, तो वहाँ पे हम डीप रिएक्टिव आयन एचिंग या रिएक्टिव आयन एचिंग यूज़ करते हैं। अब ये हुआ मेरा जस्ट फैब्रिकेशन पार्ट। लिफ्ट यहाँ पे आपका जस्ट डिवाइस
प्लेन वेफर पे है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे से टेस्ट भी करना होगा हाँ कि वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो हमारे एक्सपेक्टेशन के करस्पॉन्डिंग है सो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमें मे बी प्रोसेस ऑप्टिमाइज करके फिर से बनाना पड़ेगा। ओके, और पूरा प्रोसेस फिर से होगा, दोहराना पड़ेगा। ठीक है। फिर अगर मेरा टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद हाँ बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, ओके, और रिजल्ट आने के बाद फिर क्या होगा कि हम फिर उसको पैकेज करेंगे। सो पैकेजिंग एक अलग डोमेन है, और जो आज के टाइम पे आप सोचो जो दिखता है वो बिकता है, जितना अच्छा पैकेजिंग है उतना अच्छा टेब। बिल्कुल सही बात है। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट और गो टू मार्केट वाले जो वो प्रोसेस है उसमें आप चले जाओगे, फिर उसके बाद वो ये बिजनेस में आप आते हो। राइट। तो भैया आपका स्टार्टअप क्या है, मतलब अगर आप एग्जैक्टली बता पाओ तो। सो अभी हमारा जो स्टार्टअप का जो डायरेक्शन है वो ये है कि ये जो टूल्स मैंने बोले हैं, लेट्स से लिथोग्राफी के लिए टूल है, उसके लिए हमारा खुद का कोर प्रोसेस है, ठीक है, जो हमने डेवलप किया है। सो उससे वो मशीन को डेवलप करना, प्रोटोटाइप्स को डेवलप करना, ठीक है, और फिर और भी जैसे कि हम सिर्फ उसी तक लिमिटेड नहीं है। लेट्स से कि किसी को फोटो मास्क का जरूरत है, ओके, सो फोटो मास्क बनाने के लिए भी हम सिमिलर मशीन ही यूज करेंगे, तो हम फोटो मास्क भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ओके, तो कस्टमाइज्ड भी, हाँ, कस्टमाइज हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद किसी को लेट्स से पर्टिकुलर जो हमारे डोमेन में है कुछ सॉल्यूशन चाहिए कि लाइक ये चीज हमें करना है, इसको किस तरीके से करें, देन वी कैन आल्सो प्रोवाइड सम कंसल्टेंसी। ओके। तो इन सब चीजों से आप लोग बिजनेस का मॉड्यूल है। और सिंस अभी क्या है कि इकोसिस्टम डेवलप नहीं है अभी, लाइक बहुत कम कॉलेजेस में है। सो अभी जो हम ऐसा भी प्लान कर रहे हैं कि जो tier 2 tier 3 colleges, not all but at least some percentage of those colleges, maybe 5 to 10%, उनको हम टारगेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि तो वहाँ पे पहले आपको अवेयरनेस कि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा जॉब मार्केट में एग्जिस्ट भी करता है, और ये बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ, सो अभी के टाइम पे अगर आप देखो जब हम फैब्रिकेशन बोलते हैं ना, इंडिया में स्किल्ड एक भी परसेंट, मतलब बहुत कम परसेंटेज है कि जो डिवाइस फैब्रिकेट कर पाए, उन्हें आइडिया भी नहीं है उसी इकोसिस्टम से। जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि क्लीन रूम का जरूरत पड़ता है हाई यील्ड के लिए, सो उन्हें ये भी नहीं पता कि क्लीन रूम क्या होता है। ओके, और जब मैं बोलता हूँ क्लीन रूम तो उसमें से बहुत सारे लेवल्स होते हैं, क्लास 1, क्लास 100, क्लास 10। और जब मैंने बोला क्लास 1 क्लीन रूम, तो इसका मीनिंग पता है क्या है कि 1 क्यूबिक फीट में 1 डस्ट पार्टिकल। ओके, मतलब वो पूरा वैक्यूम ही है। नॉट एग्जैक्टली वैक्यूम, तो उसमें होता क्या है कि बहुत डिफरेंट, एक तो उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है पूरा अलग होता है, ठीक है, स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है उसका। फिर अलग टाइप के फिल्टर्स होते हैं वहाँ पे, ओके। और फिर उसके बाद क्या है कि वहाँ पे अंदर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है रूम के अंदर का, ओके। अगर मेरे रूम के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, सो जो भी पार्टिकल होंगे वो बाहर भागेंगे, राइट, ज्यादा से कम की तरफ, ठीक है, सो उधर भागेंगे। और फिर क्या है कि जब हमें क्लीन रूम के अंदर काम करना, तो हमें बहुत सारे ऐसे गाइडलाइन मेंटेन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्पेशल टाइप का ड्रेस होता है, ठीक है, आप ऐसा डीओ नहीं लगा सकते हैं, ऑयल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और आप कोई भी चीज, मतलब होता क्या है कि कोई भी रूम है, कंटामिनेशन का जो मेन सोर्स होता है वो ह्यूमन होता है, ठीक है, ये तो है। ह्यूमन अगर वो है तो एक तो हमें उसको रोकना पड़ेगा, और फिर जो दूसरे लेवल पे है कंटामिनेशन, उसके लिए फिर जो पूरा अरेंजमेंट है तो ये करना पड़ेगा। और ये मतलब काफी सेंसिटिव, ये बहुत, मतलब ये बेसिकली जब हम यील्ड की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है मतलब नॉट इंडस्ट्री लेवल, लेकिन हम एकेडमिया लेवल या R&D लेवल पे उनके लिए। ओके, तो पहले इस लेवल पे अगर सब कुछ स्टेब्लिश होता है, फिर उसको स्केल करने के लिए अगर कुछ स्केल करने के लिए फिर हम कुछ दूसरा सोच सकते हैं। राइट। तो भैया क्या ये भी बता सकते हैं कि इंडिया में जैसे आपने तो सर्च तो किया ही होगा कि कितनी नंबर ऑफ लैब्स हैं जो आपके तरीके का काम करती हैं, फैब्रिकेशन में काम करती हैं? फैब्रिकेशन पे अगर मैं बोलूँ तो बहुत लिमिटेड कॉलेजेस में, आप ऐसा मान के चलिए tier 1 के कॉलेजेस हैं, IITs हो गए भी, ओके, IITs हो गए, कुछ NITs और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ओके, बस बहुत लिमिटेड है, अप्रोक्सीमेट में भी 50-60,
50-60 कॉलेज मतलब कॉलेजेस हैं और फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट लैब्स होते हैं। और ऐसा जो कोई भी लैब होता है तो वह जरूरी नहीं कि सारे डोमेन पे, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना, डिवाइस फैब्रिकेट करना मतलब स्क्रैच से पूरा एंड तक बहुत लंबा जर्नी है। राइट, तो कोई लैब होता है तो सिर्फ और सिर्फ डिजाइन पे काम करता है, कोई लैब होता है फैब्रिकेशन पे काम करता है, कोई होता है कि सिर्फ पैकेजिंग पे ही काम करता है, और कुछ होते हैं कि डिजाइन पे काम करते हैं, फैब्रिकेशन नहीं करते हैं, फैब्रिकेशन कहीं से करवाते हैं फिर उसको जस्ट टेस्ट करते हैं। राइट राइट राइट, ये भी अपने यहाँ होता है। तो क्या मतलब फिर तो जितने कॉलेजेस है ये, उसमें लगभग का आपस में कोलैबोरेशन वगैरह भी रहता होगा। हाँ, कोलैबोरेशन होता है। और कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि लेट्स से कि मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, देन वी कैन आल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद सम अदर कॉलेज, सो वहाँ पे भी होता है। तो आप लोग इसमें जो है मतलब जैसे आप लोग ये कोई टूल डेवलप करते हो या फिर कोई मॉड्यूल बनाते हो किसी चीज का, तो क्या उससे रिलेटेड आप लोग रिसर्च पेपर लिखते हो या फिर पेटेंट फाइल करते हो? पहले तो पेटेंट फाइल करते हैं। ओके, पहले पेटेंट फाइल होता है, लेकिन पेटेंट में सुना हूँ कि ज्यादा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू जर्नल वगैरह। और अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, मतलब अगर आप किसी रिपोर्टेड जर्नल में डालोगे तो 1-1.5 साल तो लग ही जाता है। 1 साल, हाँ, मिनिमम तो लग ही जाता है। राइट राइट राइट। पेटेंट में क्या है कि आपने प्रोडक्ट बनाया, आपको ग्रांट नहीं होगा, ग्रांट होने में टाइम लगता है, लेकिन आप प्रोविजनल तुरंत फाइल कर सकते हैं। ओके ओके, कि मतलब ये मेरा है। हाँ, ये मेरा है, उसके बाद आप पेपर पब्लिश के लिए जा सकते हैं। ओके ओके ओके, तो वही क्या सेम पेटेंट जिस पे आपने लिखा है उसको ही रीस्ट्रक्चर करके आप लोग जर्नल में भी डाल सकते हो? हाँ, मीन्स पेटेंट बेसिकली आप ये मान के चलो प्रोटेक्शन है कि कोई आपका काम कॉपी ना करे। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर मैं पेटेंट और जर्नल में बोलूँ तो जर्नल आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देता है, लेकिन जो पेटेंट होता है वो आपको मॉनेटरी बेनिफिट देता है। मीन कि अगर उसको कोई कॉपी करने की कोशिश करता है, कुछ करता है, देन यू कैन सू देम। राइट राइट राइट, हाँ, तो वो कुछ लीगल चीजें होती हैं, लीगल चीजें होते हैं। और उसमें आपको अगर कोई कॉपी करता है आपके, आप अगर उसको अलाउ करते हो तो आपको कुछ ना कुछ हाँ सर, अभी क्या है कि जब आप इस कॉलेज से कोई चीज इन्वेंट कर रहे हो और कॉलेज की फैसिलिटी यूज कर रहे हो, कॉलेज के थ्रू पेटेंट, सो एप्लीकेंट उसका कॉलेज ही होता है। राइट ठीक है, हम लोग इन्वेंटर्स हैं। ओके, और फिर जो भी डिसीजंस हो गए वो कॉलेज के थ्रू होंगे। ठीक है ठीक है ठीक। तो आपको क्या उसमें फायदा मिलेगा, कितना मॉनेटरी आप परसेंटेज रहेगा, वो सारा कुछ कॉलेज ही डिसाइड करेगा। और कॉलेज इसके लिए कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाता है जिसमें वो कुछ ऐसा यूजुअली क्या होता है कि अगर आप स्टार्टअप हो, सो जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है। ठीक है, सो आप अपने कंपनी को जो भी आया है उसको आप वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए, इंक्यूबेट कर दिए बेसिकली, और आपने अपने कंपनी को रजिस्टर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि आप जो भी कॉलेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आप उस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेशली अपने कॉलेज का बोलूँ तो यहाँ पे CIF फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हो, और अपनी लैब का जो फैसिलिटी है, सिंस हम यहीं के स्टूडेंट हैं या फिर हमारे फैकल्टी यहीं के हैं, सो जो भी लैब होगा वो पूरा यूज़ कर सकते हैं। और फिर लेट्स से कि आपने कोई चीज़ इन्वेंट करा है और कॉलेज का फैसिलिटी यूज़ करके, देन कॉलेज आपको हेल्प करेगा पेटेंट फाइल करने में। ओके, सो आप बेसिकली एक ड्राफ्ट लिख के देंगे, फिर इंटरनल रिव्यू होगा, उसके बाद रिव्यू अगर सक्सेसफुल हो जाता है या जो माइनर से चेंजेस जो भी करने, उसके बाद जो एक पेटेंट बेसिकली एक फर्म है तो वहाँ पे जाएगा, देन वो लोग उसको प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये भी इसी प्रोसेस में, क्योंकि इसीलिए टाइम लगता है क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रोसेस है कि आपको पहले कॉलेज लेवल पे, मतलब अगर एज अ कॉलेज के तरीके सोचे तो जब आपने इन्वेंट किया तो पहले इंटरनल रिव्यू, देन उसके बाद ऑफिस में जाएगा, फिर वहाँ पे जब ऑफिस में होगा तो फिर उसके बाद वो लीगल लैंग्वेज में चेक पूरा कन्वर्ट करेंगे, देन आप रीचेक करोगे। अब ये होता है कि आप प्रोविजनल फाइल कर रहे हो कि फुल स्पेसिफिकेशन। प्रोविजनल अगर है तो आपको 12 मंथ का टाइम मिलता है कि अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आपका फुल पेटेंट है, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन क्लेम कितने हैं और किस टाइप का पेटेंट है, ओके, सो उसके बेस पे फिर टाइम लगता है। ओके, मतलब ये पूरा डिपेंडेंसी का है कि पेटेंट का फील्ड क्या है और फिर नंबर ऑफ क्लेम्स कितने हैं
जितने नंबर ऑफ क्लेम्स ज्यादा होंगे उतना टाइम लगेगा। राइट, क्योंकि वो थोड़ा सा वेरीफाई भी करते हैं कि कहीं और भी वो क्लेम नहीं हुआ हो। और भी बहुत इंटेंसिव होता है वो। ओके ओके। और मतलब लोग दो तरीके के पेटेंट, एक होता है इंडियन पेटेंट फाइल करते हैं, ग्लोबल पेटेंट। हाँ, ये यूजुअली लोग यूएस से या फिर कहीं यूएस का इंडियन बेसिकली, अगर आपका सिर्फ इंडियन पेटेंट फाइल है, सो अगर यूरोप में उसे कोई बना रहा है देन यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ओके ओके। तो कैसे ये होगा कि पूरे वर्ल्ड में ही अगर कोई नहीं बना सो यूजुअली लोग ऐसा यूएस पेटेंट, अच्छा यूएस पेटेंट है कि अगर उसको कर लेते हो तो आप कहीं पे और कोई बनाता है तो आपको, मतलब इसके बारे में एग्जैक्टली डिटेल नहीं पता, लेकिन यूएस पेटेंट मोर पावरफुल है देन इंडियन। ओके ओके। तो उसमें और ज्यादा टाइम लगता होगा। हाँ, वो और भी इंटेंसिव होता है। उसमें तो लाइक मैंने कुछ पेटेंट देखे कि उन्हें 6-7-8 साल भी लग जाते हैं पेटेंट ग्रांट होने में यूएस का। इंडियन पेटेंट सिस्टम अभी थोड़ा फास्ट हो गया कंपेयर टू ओल्ड। पहले जितना मैंने सुना था 3-4-5-6 साल लगते थे, अभी वो 12 महीने 18 महीने में हो जाता है। 12 महीने 18 महीने में हो जाता है। 12 महीने 18 महीने ये तो नॉर्मल है। मतलब जब आप फुल स्पेसिफिकेशन सबमिट करो, उसके बाद जब एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो उसके बाद से। ओके ओके। लेकिन ये वाली प्रोसेस तो 2-3-4 महीने की ही है। हाँ, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जो कॉलेज लेवल का चेकिंग है वो तो वीक्स का है, वीक्स में ही हो जाता है। राइट राइट राइट। तो भैया ड्यूरिंग दिस जर्नी, जैसे आप एक रिसर्चर थे, आपको हायर स्टडीज में जाना था और कुछ अलग बनाना था, राइट? तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या हर्डल्स आई जिसको आपने कैसे मैंने सोच तो लिया था कि कुछ नया बनाना, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या बनाना है। ठीक है। ये तो बेसिक चीज हो गई। ठीक है ठीक है। और फिर क्या है कि जो मेरा ऐसा बैकग्राउंड था, सो बैकग्राउंड जैसे मैंने बोला पूरा इलेक्ट्रिकल था, और जिसमें मैं शिफ्ट हुआ वो एक अलग डोमेन था। ठीक है। सो मुझे कुछ भी क्लू नहीं था कि ये चीज क्या होता है, क्या है। फैब्रिकेशन भी वर्ड मैंने नहीं सुना था, टू बी ट्रू। ओके ओके। सो मुझे कोई भी क्लू नहीं था। सो फिर ओवर द टाइम प्रोसेस को समझा कैसे क्या होता है। सो वो सारी चीज़ों को गेन करने में मीन्स उसमें टाइम लगा मुझे थोड़ा, क्योंकि इसको कोई भी क्लू नहीं है मुझे। अच्छा, तो वो जो आपने ट्रांजिशन किया एक ट्रेड से दूसरे में, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगा। तो यहाँ पे जो कोर्स वर्क होते हैं उसमें ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती? कोर्स वर्क में लेकिन आप अभी अगर आपका लेट से कि बीटेक के टाइम पे या फिर मास्टर के टाइम पे आपने पढ़ा हुआ है, मतलब उस टाइम पे भी कोर्सेज होते हैं, सिंस मैं उस बैकग्राउंड का तो हूँ नहीं, सो इतना ज़्यादा क्लू नहीं होता मतलब था। लेकिन यहाँ पे देते हैं, लेकिन वो सिर्फ थ्योरी होगा बाय द वे। ठीक है। तो क्या है कि आपको 3 से 4 महीने में उस थ्योरी आप समझ तो सकते हो, लेकिन आप उसको ऐसा इमेजिन नहीं कर पाते हो कि जब मैं बोल एक्चुअल कैसा होगा, कैसा दिखेगा वो चीज। अब लेट से किसी ने सिलिकॉन वेफर नहीं देखा, मैं बोल रहा हूँ कि लो डिवाइस है। राइट। तो फिर आप लेट से कि आपने बोला देखो सिलिकॉन वेफर है, ये फाइनल डिवाइस है, यहाँ से यहाँ तक का जर्नी। ठीक है। सो इमेजिन करना काफी डिफिकल्ट होता है कैसे बना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे डिवाइस का फीचर साइज है 10 माइक्रोन या 1 माइक्रोन। ठीक। सो आप ये सोचो कि आपकी आंख 1 माइक्रोन नहीं देख सकती है, 10 माइक्रोन भी नहीं देख सकती है। अब कोई सोचने वाली बात ये आती है कि जो चीज हम देख नहीं सकते वो बनाते कैसे? राइट। ये भी बहुत तुरंत ही आ जाएगा दिमाग में कि यार हम देख नहीं पा रहे तो बनाएंगे कैसे? ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि लेट्स से कि आपके पास एक वुड है, वुड से कोई चीज बनाना है आपको, ओके, तो आप जो भी आपके दिमाग में लेट्स से कि एक बनाना है मेरे को चेयर, ठीक है, तो आप वुड को काटेंगे, ठीक है, फिर एक प्रॉपर मेरे मन में एक डिजाइन उसके करस्पॉन्डिंग अरेंज करेंगे। ओके। सो वहां पे अगर आप देखें, या तो मैं मटेरियल को ऐड कर रहा हूँ या मटेरियल को हटा रहा हूँ, यही कर और कुछ नहीं कर रहा। राइट। ठीक है। बस टूल्स हैं कुछ, और जो मैं ऐसा आसानी से हाथ से पकड़ सकता हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है। और मैं देख सकता हूँ कि हाँ ये प्रॉपर स्टेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कुछ टूल्स हैं। अब जब मैं ऐसा डिवाइस फैब्रिकेशन में बात कर रहा हूँ, चीजें वही हैं, या तो मटेरियल ऐड होना है या तो मटेरियल रिमूव होना है। लेकिन जिनके टूल्स होते हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, और एक तो हमें वो दिख भी नहीं रहे हैं, और मतलब टूल्स हमें दिखते हैं लेकिन इंटरनल कैसा क्या हो रहा है यू हैव नो क्लू। अगर माइक्रोस्कोप है तो ठीक है, फिर भी आप एटलीस्ट कुछ चीजें देख सकते, कुछ चीजें, सब नहीं।
मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब हो जाएगा तब पता चलेगा हुआ कि नहीं हुआ। राइट, जब आप उसको टेस्ट करोगे उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस। ओके ओके, तो मतलब ये जो बेसिकली आप लोग फैब्रिकेशन का मतलब ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह की बात कर रहे हो बनाने का? हाँ, ट्रांजिस्टर्स हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर अभी तक हमने नहीं बनाए, क्योंकि लाइक ट्रांजिस्टर के लिए जैसे मैंने बोला कि कुछ और भी मशीन चाहिए होंगे, राइट राइट, जो फैसिलिटी हमारे यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग कौन सी चीजें? सो जैसे कि जिसमें मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने खुद टेम्परेचर सेंसर बनाया। ठीक ठीक है। टेम्परेचर रेसिस्टेंट डिटेक्टर मींस एक जस्ट आपके पास बहुत थिन वायर होगा, वायर इन द सेंस कि सिलिकॉन वेफर है, सिलिकॉन वेफर के ऊपर प्लैटिनम या फिर एल्युमिनियम का एक स्ट्रक्चर है। ओके, सो है क्या कि सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर एक थिन, उसे आप वायर बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि इंटैक्ट है सबस्ट्रेट से। ओके, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ता है सबस्ट्रेट का, सो जैसा आपने में क्लास 8 या क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस होता है जो मेटल का वो बढ़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करेक्ट, ये तो बस वही फंडामेंटल है। सो वो हमने बनाया और फिर उसको प्रॉपर पैकेज भी किया। ओके ओके, ठीक है, तो ये कर दिया। और मतलब मुझे बुखार है या नहीं वो फिर आप, मैंने एक बेसिक बना के दे दिया। अब आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख लो कैसे यूज करना है। ओके ओके, फिर वो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई करके अगर वो चाहे मॉडिफाई आपसे करवाना तो आप लोग भी करके कर सकते हैं। ओके, ऐसा है क्या कि सेंसर का मतलब बहुत से टाइप के सेंसर्स होते हैं। अब आपने किस टाइप के सेंसर बनाया तो उसके कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ही होंगे। जैसे मेरे वाले केस में है आरटीडी, जो कि ऐसा बहुत पॉपुलर सेंसर्स में से है। आरटीडी अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें लेट से कि आपको बहुत रिलायबल ऐसा रीडिंग्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी है, वो है जो है, वो चेंज आप नहीं कर सकते। राइट राइट राइट, मेटल है वो। ओके, सो वही है। तो जब स्टेबल रीडिंग चाहिए टेम्परेचर का कुछ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, या लेट से कि एक फर्नेस है, फर्नेस के अंदर क्या टेम्परेचर है मुझे पता करना है, राइट राइट, सो उस टाइप जहाँ पे मुझे एक्यूरेसी और चाहिए वहाँ पे। ओके ओके, काफी अच्छा काम है। तो इन फ्यूचर आप लोग का ये भी टारगेट रहेगा कि आप लोग ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह भी बनाओ? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। ओके, क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा मशीनरी और अलग ही चीज होगा। मतलब फैब्रिकेशन में जैसे मैंने बोला कि जब हम डिवाइस फैब्रिकेशन पूरा बोलते हैं तो डिजाइनिंग से लेके पूरे एंड प्रोडक्ट में बहुत सारे स्टेप्स हैं, और एक अकेला कंपनी एक को सबको टारगेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे भी सोचो, मशीन कौन बनाता है लिथोग्राफी के लिए, हाई एंड मशीन्स, वो है ASML, इकलौता कंपनी है, मोनोपोली है उसका। ओके, उसके अलावा कोई नहीं बनाता है जो हाई एंड मशीन है। तो ASML ये कहाँ की है? नेदरलैंड। ओके, नेदरलैंड की, ठीक है। अब जो डिवाइस फैब्रिकेशन होता है, ओके, सो इन जनरल ऐसा मान के चलिए TSMC दुनिया के आधे से ज्यादा चिप बनाता है, ठीक है। और उसका क्या है कि डिजाइन उसके पास आएगा, जस्ट वो फैब्रिकेट करके दे देंगे। वो चाइना में है? ताइवान में, ठीक है ठीक है। और फिर अब ये है कि इस बीच में और भी टूल्स, जैसे मैंने बोला था, लगते हैं, स्पेशल टाइप के केमिकल्स लगते हैं, तो उनके लिए अलग कंपनीज हैं। फिर जब मैंने बोला डिजाइनिंग, जब बोला था कि हमें डिवाइस को डिजाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल टाइप के टूल्स का जरूरत पड़ता है, EDA टूल्स उनको बोलते हैं। सो उसके लिए अलग कंपनीज हैं। सो उनका बस टारगेट है कि मुझे बस डिजाइन मतलब डिवाइस का डिजाइन बना के टेस्ट करना। ओके, तो हर एक स्टेप में बहुत अलग अलग नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो हैं अपनी, और वो बना के अपना केमिकल्स के लिए अलग कंपनी है कि वो ही केमिकल्स देते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल है, ठीक है, एप्पल के पास ना ही तो खुद का फाउंड्री है, उसके पास एक प्रोडक्ट है, उसके पास जस्ट एक डिजाइन है। डिजाइन उसने भेजा किसी कंपनी को, वो कंपनी ने डिजाइन बना के उसको फैब्रिकेट करके देगा, और फिर लेट्स से कि पैकेजिंग के लिए कुछ हो सकता है, सेम कंपनी है, दूसरा कंपनी भी हो सकता है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट वो बना के देंगे, और फिर एप्पल उसको बेचेगा। ऐसे आई थिंक सैमसंग एक लौता कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसके पास डिजाइन के लिए भी है चीजें, फैब्रिकेशन के लिए भी है, उसके पास खुद का प्रोडक्ट भी है। ओके, तो मतलब उसका शुरू से लेके एंड तक सब कुछ है, लेकिन वो इकलौता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारा ही वो बनाता है, वो भी कुछ चीजें दूसरों से बनवाता है। ओके 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 ओके,
मतलब काफी ऐसा कॉम्प्लेक्स सी इंडस्ट्री है। राइट और ये आप ऐसा मान के चलो दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री होगी सेमीकंडक्टर जहां पे आप जितना हाई एंड पे जाएंगे उतना डिवाइस का प्राइस कम होगा। आप ही सोचो कि 10 साल पहले जो 10,000 का फोन था राइट राइट, उसमें जो फीचर्स मिल रहे थे और आज जो 10,000 के फोन में फीचर्स मिल रहे हैं बहुत डिफरेंस है। बहुत जमीन आसमान का जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप ये सोचो कि जो 10 साल पहले बाइक खरीदी थी सेम प्राइस पे आज क्या बाइक मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो क्या फीचर्स होंगे। राइट राइट, काफी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। सही है। ये इसका सबसे अलग पॉइंट मतलब यही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अलग बनाता है। जितना ज्यादा R&D होगा, जितना ज्यादा हाई एंड पे आप जाएंगे उतना ही क्या बोलते हैं प्राइस कम होते हैं। तो आपके हिसाब से, बस एक ये फ्यूचरिस्टिक फालतू क्वेश्चन भी हो सकता है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंडिया भी नीदरलैंड और ताइवान जैसी कुछ ऐसी मशीनरी अपनी बनाए जिससे वो ये इन चीजों में जो डिपेंडेंट है हम लोग वो इंडिपेंडेंट हो पाए थोड़े इन चीजों में? हाँ हो सकता है। मतलब जस्ट अभी ऐसे हमें थोड़े थोड़े आइडियाज आ रहे हैं, ऐसे ओवर द टाइम और भी लोगों को आएंगे। इवन ऐसा कुछ स्टार्टअप है भी कि कुछ लोग इस पे डिजाइनिंग पे के लिए टूल्स डेवलप कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च तो अपने यहाँ बहुत दिन से हो रही है, तो क्या लोगों के दिमाग में आया ही नहीं था आइडिया, या फिर उस टाइम पे फंडिंग की कमी थी, क्या था, क्यों नहीं? एक तो फंडिंग का तो इशू है ही है, ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, ये तो मैं जान रहा हूँ। आप ये मान के चलो कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस कंट्री में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है वही डेवलपमेंट का पैरामीटर आप बोल सकते हैं कि वो कंट्री कितना डेवलप है, क्योंकि उसी पे डिपेंडेंट तो सारी चीजें हैं। डिपेंडेंट है। और फिर क्या है कि इंडिया में एक तो आपका ये फंडिंग का इशू हो गया, और फिर क्या है कि जितना मैंने देखा माइंडसेट, लोगों का जो माइंडसेट है पेपर पब्लिश करना है। मीन्स जब पेपर पब्लिश कर लेते हैं कहीं अच्छा जॉब मिल जाता है चले जाते हैं, अपना लाइफ तो सेट है। लेकिन इनसिक्योरिटी है ना, इसीलिए तो इनसिक्योरिटी करेंगे अब। जैसे हमें ये तो इसके लिए मे बी गवर्नमेंट या फिर किसी को सपोर्ट देना होगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट है या फिर लेट्स से किसी एक्स पार्टी का सपोर्ट है कि हाँ आप करो, हम आपके साथ हैं। मतलब एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि लोग सेटलमेंट की तरफ चले जाते हैं क्योंकि क्या करें, उनके पास पैसा नहीं होता ना। जैसे मेरी पीएचडी खत्म हो गई और मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो मैं जिस पोटेंशियल से पीएचडी में काम कर रहा था उस पोटेंशियल से नहीं कर पाऊंगा। और वो मॉनेटरी सपोर्ट अगर मुझे मिलता रहेगा तो एटलीस्ट वो जो मेरा मोटिवेशन वो चलता रहेगा। हाँ करेक्ट, मेन चीज वही कि आपको सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट अगर मिले सो आई गेस इंडिया में बहुत टैलेंट है। राइट क्योंकि और यही टैलेंट होता है लेकिन बाहर ले जाके यूज कर रहे हैं ना लोग। इंडिया का वो लाइक जीन में ही है ना कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी। राइट कुछ ना कुछ करके सोच लेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव, जैसे आप लोग ने ही अल्टरनेटिव निकाला सोचे हैं। राइट। सो और भी जैसे हम अपनी लैब की अगर बात करें, सो जो चीजें जैसे हम बाहर से लेते थे तो हमने कुछ ना कुछ करके सिमिलर काम करवा रहे हैं। राइट, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और अगर पता नहीं, मतलब अगर गवर्नमेंट आने वाले सालों में थोड़ा सा R&D पे और ज्यादा खर्च करेगी और ये थोड़ा सा ये जो पीएचडी में इतने बेसिकली और जो पीएचडी कर रहे हैं उनको एक सपोर्ट चाहिए होगा कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, सो हम आपके साथ हैं। राइट। क्योंकि है क्या कि जब आप पीएचडी कर रहे हो तो आप ये मान के चलो जब तक आपका पीएचडी एंड होगा सो 26 से लेकर 30 साल के आसपास ऑन एन एवरेज एज हो जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्ट्रीम है। ओके, सो फिर क्या है कि आपके पास ऐसे फैमिली लायबिलिटीज हैं, दुनिया भर की और भी चीजें हैं, ठीक है। सो अगर आपको वो थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे कि हाँ रिसर्च के लिए मैं फैमिली को तो नहीं दाव पे लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको वो सपोर्ट मिल रहा है देन यू कैन आई गेस कैरी ऑन कर सकते हैं। और थोड़ा सा ना वेलोसिटी बढ़ती भी रहे, ऐसा नहीं कि मजदूरों की तरह 30-40 हजार में आप। हाँ मतलब अभी आज के टाइम पे आप देखो इंटरेस्टिंग है शायद जो ग्रेजुएट्स हैं वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड है कंपेयर टू जिनके पास डिग्री है। और वो नंबर मोर देन 10 टाइम्स है। राइट, ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। बट लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोग फालतू डिग्री भी लेके बैठे हैं जिनको नहीं नॉलेज है। तो फालतू डिग्री मतलब
बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल सिस्टम है उसने इस टाइप का बना के ही रखा है लोगों को। अगर आप ये सोचो, नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे भी कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं कि जो आपको फेक पीएचडी भी दे सकते हैं। राइट, ये मैंने भी कहीं कहीं सुना है। ठीक। एक तो न्यूज रिपोर्टर दिखा रहा था, कहीं मैं न्यूज सुन रहा था कि वहां पे थीसिस टांगी हुई थी कि आप पैसा दीजिए थीसिस खरीद लीजिए, तो मतलब कहीं ना कहीं से तो पीएचडी आप खरीद लोगे, थीसिस सबमिट कर दे रहे हो। सो वो क्वालिटी भी है लाइक। फिर अब क्या है कि नियम तो हो गया ना, पीएचडी उसने पीएचडी का डिग्री शो कर रहा है, सो अल्टीमेटली रॉन्ग परसेप्शन जाता है लोगों के बीच में कि देखो करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। राइट राइट। फिर अगर आप देखो एजुकेशन सिस्टम जो अपना है, मुझे ऐसा लगता है कि इवन हाई स्कूल एट जो बेसिक है वो थोड़ा सा बुकिश तो है, लेकिन अगर साथ में थोड़ा से आज के टाइम की जो चीज़ें चल रही हैं थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करे तो बच्चों के बीच में अवेयरनेस हो कि आज के वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी एआई का जैसे है ना, बच्चे यूज कर रहे हैं एआई। राइट राइट। ठीक है, एआई और फिर अभी डेटा साइंस बहुत चल रहा था कि लोगों को आइडिया भी नहीं, क्लू भी नहीं, लेकिन हाँ डेटा साइंस में जॉब मिल रही है अभी, चलो उधर चलते हैं। राइट राइट। ठीक है, कभी कोई ये नहीं सोचता है कि जो एआई है वो किस पे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल है, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, सो वो जो एआई है ऐसा मान लो कि एक सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल, तो किसी को एक हार्डवेयर चाहिए होगा, राइट? बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। राइट राइट राइट। ठीक है, सो लाइक बच्चों के बीच में एटलीस्ट ये अवेयरनेस होना चाहिए। अगर मैं इस इंडस्ट्री का बात करूँ या इस डोमेन का बात करूँ कि हाँ मुझे हार्डवेयर नाम की भी कोई चीज होती है जहाँ पे चीजें रन करेंगी। ओके, सो एक थोड़ा सा अवेयरनेस, राइट, अवेयरनेस अगर फैलेगा तो मतलब अगर आप देखोगे अभी स्टेट कॉलेजेस का जो सिलेबस भी है ना, वो सेमीकंडक्टर के बस डेफिनेशन है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और फिर आपका पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन हो गया, और फिर वो पुराने जमाने का ट्रायोड और डायोड और ट्रायोड। ओके, और फिर थोड़ा से ट्रांजिस्टर्स के बारे में। और अब उनको अगर आप ऐसे दिखा दो ना कि ये क्या है, ट्रांजिस्टर लेके दिखा दो ये पीएनपी है, पीएन है, पीएन जंक्शन डायोड है, उन्हें कोई क्लू नहीं है। उनको आप रेसिस्टर दिखा दो क्या है ये चीज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कम है इसलिए ये हो रहा है ऐसा? यस, या फिर रियल लाइफ जो एक्सप्लोरेशन है वो प्रैक्टिस कॉलेजेस आई थिंक गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना पड़ेगा। या फिर इवन कॉलेज स्कूल्स खुद मिले, अभी कॉलेज पे नहीं जाते, स्कूल से पे स्टिक होते हैं, तो स्कूल्स को भी आई थिंक लेना पड़ेगा कि हम अपने स्टूडेंट्स को आज के टाइम पे क्या चल रहा है, ना कि जस्ट एग्जाम पास कर रहे हैं, एटलीस्ट रियल वर्ल्ड में क्या चीजें हो रही हैं हम उनको बताएं। राइट। और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास हुई थी 2020 में, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो अभी पास हुआ 2023 में, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हो वो भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो उसमें ये चीजें हैं कि जो रियल लाइफ में चीजें चल रही हैं मैंने लाइक उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, जैसे एआई हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, और हार्डवेयर की जो चीजें हैं वोकेशनल स्टडीज जो है उसमें कराई जाए कि जैसे मान लो किसी को कुछ चीजें करने में अच्छा लग रहा है तो उसको उस तरफ मीन्स बच्चों को अभी क्या होता है, बच्चे 12 तक हो गए, ठीक है, उनके बाद समझ नहीं आता है कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है। राइट, बिल्कुल सही। सो उसके बाद अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो मैंने बहुत सारा देखा है कि 12th पास किया, चलो एक काम करते हैं, कोई कॉलेज ले लेते हैं जहाँ पे मुझे जाना ना पड़े, नाम लिखा देता हूँ, ठीक है, और फिर वन डे एग्जाम की तैयारी कर, वन डे एग्जाम की तैयारी होगी, बाकी टाइम में अपने किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करूँगा। राइट राइट। सो अभी वैसा प्रैक्टिस है, मतलब उन्हें पता नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, जस्ट वो एक ट्रेंड चला रहा है उसको जस्ट फॉलो कर रहा है। तो ये अवेयरनेस का कमी है कि अगर आप बोलो कि स्टूडेंट्स है कौन कौन से जॉब अवेलेबल है मार्केट में, सो अगर नॉर्मल सर लोकेशन है इंडिया में इन जनरल है, या तो उन्हें आर्मी मतलब फोर्स दिखाई देता है, या फिर क्या बोलते हैं एसएससी, बैंक, ठीक है, या फिर रेलवेज। राइट। इसके अलावा उन्हें नहीं पता है कि उसमें मास हायरिंग होती है, मास हायरिंग है आप और उसमें सेटल हो जाते हैं, और वो गांव में ना 10 लोग को देख भी तो रहे हैं वैसा ही है। राइट। सो और भी वैसा मैंने देखा था। तो आपके हिसाब से ये अवेयरनेस फैलाई कैसे जाए? सिर्फ गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा या फिर कुछ इनिशिएट मतलब हर एक स्टेप पे होना चाहिए? राइट। तो क्या करें ऐसा, आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन होगा इसका?
सो एक तो है कि गवर्नमेंट की लेट से कोई पॉलिसी है, ठीक है। सो जैसे कुछ कॉलेज स्कूल्स, अगर मैं स्कूल की बोल लूँ तो कुछ स्कूल्स होते हैं कि अपनी साइड से इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं, हाँ। इवन गवर्नमेंट ने बोला भी नहीं था उसके बावजूद भी वो लोग कर रहे हैं। राइट। और कुछ स्कूल्स हैं कि लाइक उनके पास इतना फंड ही नहीं है कि वो उस चीज़ को कर पाए। अगर मैं ऐसा बोलूँ, नॉर्मल से स्कूल है तो अगर आप फीस देखोगे 400-500 रुपये ऐसा फीस है, ठीक है। हाई एंड कॉलेज स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो अच्छा होता है, ठीक है। और वो उस फीस में वो बच्चों को पढ़ाए, टीचर को सैलरी दे, या फिर वही चीज कराए। तो मतलब कि थोड़ा मॉनेटरी सपोर्ट गवर्नमेंट को ही देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, और फिर इनको भी कुछ अपनी साइड से जनरेट करने का कोशिश कर सकते हैं। ओके। या फिर ऐसा कोई लेट से कि सेंटर्स हो गए कि अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेके जाए कि देखो ये चीज़ ऐसी होती है, लेट से वो भी नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो लोग एक बस अरेंज करा के या एक वीक के लिए नॉर्मल विजिट तो करवा सकते, राइट। और कोई भी हायर इंस्टीट्यूट मुझे नहीं लगता कि डिनाई करता, वो तो आराम से हमारे यहाँ भी आते रहते हैं भोपाल में, तो समर का अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो फिर जो स्कूल्स आते हैं जो ठीक ठाक रेपुटेटेड स्कूल्स है उधर के ही बच्चे आते हैं, नॉर्मल कॉलेजेस से बहुत कम आते हैं, तो आपने भी देखा होगा। राइट। तो ये तो मैं देखा हूँ, क्योंकि पता नहीं अवेयरनेस कम है या फिर वो लोग ही इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, उनका भी ये कि चल रहा है चलने दो। वो माइंडसेट का भी बात है, मतलब जैसे इंडियन पेरेंट्स हैं तो उनका वही है कि हाँ बेटा 12th पास कर लो, फिर उसके बाद जॉब में ले जाओ, फैमिली हमारे इतना नहीं है कि तुम्हें हायर स्टडीज के लिए सपोर्ट कर पाएगी। राइट, बिल्कुल सही बात है। अब भी तो है ना, अभी अगर मैं देखूं तो 10 में से 5 के पेरेंट्स मना ही करते हैं कि आपको हायर स्टडीज में जाना चाहिए, क्योंकि उनका एक ये भी माइंडसेट है कि पीएचडी कर लोगे फिर क्या। पीएचडी तो आप बात छोड़, बैचलर्स और मास्टर्स के लिए भी उसमें भी लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, राइट। ये तो है। इवन मैंने ऐसा देखा है कि लोग 12th पास किए, उसके बाद ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसा पूरा का पूरा बैच ही उधर जा रहा है। कुछ तो बिना मन के उनकी बहुत अच्छी स्किल हो सकती है, लेकिन वो उन्हें जब कभी पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी स्किल क्या है, वो तो ओवर द टाइम पता चलेगा जब मेरे पास ऑप्शंस होंगे। जब ऑप्शन ही नहीं है तो मेरा हाँ यही चीज मुझे करना है। राइट। इसीलिए थोड़ा सा तो इसके लिए रूट लेवल से मुझे लगता है कि थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि चाइना का एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितना ट्रू है, लेकिन वहाँ पे ऐसा 7th-8th क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग्स मीन्स अदर देन ये वोकेशनल नॉलेज, लेट से कोई कारपेंट्री है, वर्कशॉप जो लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग में आके करते हैं, तो वो लोग ऐसा बेसिक जो चीजें होती हैं सर, ब्रेड बोर्ड के साथ सर्किट डिजाइन करना, ये सारी चीजें जो है वो लाइक बहुत छोटे लेवल से ही इनकॉर्पोरेट की। लेकिन ये एनईपी वो कब से लागू होगा, ये धीरे धीरे लागू भी हो रहा है, वो जैसे जैसे लागू होता जाएगा मुझे लगता है कि ये चीजें जो वोकेशनल स्टडी की आप बात कर रहे हो ये है उसमें, उस पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम, राइट। वो जितना जल्दी इम्प्लीमेंट होगा या फिर जैसे जैसे कोई एब्जॉर्ब करेगा उसको, वैसे वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा चेंज इसमें और फिर लाइक थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सिर्फ नंबर्स के पीछे नहीं भागे। राइट, ये भी बहुत बड़ा। मैंने ये देखा है कि अब अगर आप ये सोचो, फॉर एग्जांपल यूपी बोर्ड का एग्जांपल लेता हूँ, सो हर साल इंटर मतलब 10+2 और 10th का मिला के मोर देन 40 लाख स्टूडेंट्स होते हैं आराम से, ठीक है। अभी अगर हाई स्कूल में ही देखोगे सो जिनका 90% प्लस या 12th में 90% प्लस, ठीक है, ऐसा हजारों केस में बच्चे हैं, बिल्कुल है, ठीक है। और फिर अगर जब एग्जाम क्वालिफाई करने की बात आती तब पता चलता है कि हाँ एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा। अगर आप देखोगे IITs में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में भी मैंने देखा था कि जब मैं एडमिशन लिया था 60 स्टूडेंट्स थे, 60 स्टूडेंट्स में ऑलमोस्ट 10 बच्चे ही थे जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से थे, बाकी सब CBSE ICSE बोर्ड से। ओके। और ऐसा सिमिलर हालत जो आपके नेशनल लेवल कॉलेजेस हैं, राइट, ठीक है, वहाँ पे तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज स्टेट लेवल पे जो बोर्ड्स हैं उनको भी कुछ अपने स्कूल्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। राइट कि सब कुछ नंबर ही नहीं है, थोड़ा नंबर प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल पे थोड़ा ध्यान दें, स्किल्स पे ज्यादा ध्यान। अगर जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि बच्चे कमजोर हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनको कभी स्किल डेवलप कराया नहीं गया है या फिर वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिला है कि वो स्किल बढ़ाने का सोचे भी।
राइट राइट राइट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि मतलब अगर आपको इन्वायरमेंट दिया जाएगा ना, तो वो जो इकिगाई वाला मामला है ना कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, शायद मैं किसी डिजाइनिंग में अच्छा रहा हूँ लेकिन मैं कुछ और कर रहा हूँ, हाँ, बहुत सा टाइम होता है, बहुत पता ही नहीं होता है। राइट राइट कि हम मुझे क्या मजा आ रहा है। राइट राइट राइट। तो भैया अब एक दो सवाल और मैं आखिरी लूंगा और फिर हम लोग ये वाली पॉडकास्ट एंड करेंगे, क्योंकि हमने काफी रूट लेवल पे काफी अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं। पहला सवाल ये है मेरा इन की तरफ चलते हुए कि अभी आपने पीएचडी कर ली है, तो इसके आगे हायर स्टडीज नहीं जाना चाहते कि और एक्सपीरियंस गेन करो? सिंस जैसे मैंने बोला स्टार्टअप में हूँ, अब स्टार्टअप में हूँ तो मैं प्रोडक्ट डेवलप भी करूँगा। ठीक है ठीक है। सो इसमें कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के उसमें मुझे जो पीएचडी में किया या फिर इससे पहले जो किया वो फिर से मुझे करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। मतलब रिसर्च तो मेरा हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा। रिसर्च तो रहेगा, रिसर्च रहेगा। ओके, अब ये चीज जो भी मैंने सीखा है, ओके, उसको जस्ट इम्प्लीमेंट करना। अब इसके हायर जो है वो है पोस्ट डॉक, राइट, और वो आई गेस कोई डिग्री नहीं, जस्ट एक सर्टिफिकेशन है। ठीक है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो चीज मैं ऑलरेडी अच्छा कर ही रहा हूँ। और इवन यहाँ पे मेरा टारगेट होगा कि मुझे पर्टिकुलर ये चीज बनाना है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग। और इसके जो उधर है, मतलब ऐसा होता है ना कि रिसर्च बेस फंडामेंटल लेवल पे है कि अप्लाइड पे, राइट ओके। फंडामेंटल लेवल पे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आप हायर स्टडीज आपको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ओके, लेकिन जब आप अप्लाइड पे हो कि हाँ आप कुछ एप्लीकेशन निकाल सकते हो, सो आई गेस जो प्रोसेस है फिर से मैं वही रिपीट। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो अप्लाइड साइंसेज या फिर अप्लाइड इंजीनियरिंग या अप्लाइड स्ट्रीम जो है, उसमें पीएचडी करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि आपके पास दो तीन ऑप्शंस रहते हैं कि आप पोस्ट डॉक भी कर सकते हो, आप एकेडमी में भी जा सकते हो, आप इंडस्ट्री में भी स्विच कर सकते हो? अब ये एक्चुअली डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन जैसे कि आपका फंडामेंटल रिसर्च है, सो उस पर लाइक कैसा पोस्ट डॉक्स हैं, इवन इंडस्ट्री लेवल पे भी हैं, क्योंकि जब हम कोई लेट्स से कि सेमीकंडक्टर में मुझे डिवाइस को ही डिज़ाइन करना है, ओके, सो जब मैंने इनिशियल में बोला कि डिज़ाइन वाला पार्ट है, सो उस टाइम पे जो ऐसा नॉट एग्जैक्टली अप्लाइड जो फंडामेंटल वाले होते हैं उनका जरूरत पड़ता है, ओके, क्योंकि हमें डिवाइस की फिजिक्स को जानना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है, नहीं तो अगर लेट से कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है, तो उसको काउंटर कैसे करेंगे। सो दोनों का ही अपना इंपॉर्टेंस है। और जब मेरे पास अप्लाइड है, सो इसमें आप मतलब हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो, और फिर आप इधर लेट से आपको कोई स्टार्टअप वाला भी आइडिया हो गया, इंडस्ट्री भी जा सकते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अप्लाइड के लिए थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं फंडामेंटल से अभी के टाइम पे। राइट, पहले लेकिन ये नहीं था, क्योंकि पहले जो है फंडामेंटल पे ज्यादा काम होता था। पहले तो इंजीनियरिंग में लोग पीएचडी ही कम करते थे। राइट, ये भी है। ठीक है भैया, तो आप जितना मतलब एग्जैक्टली फिगर्स तो मेरे को नहीं याद है। फॉर एग्जांपल जिस कॉलेज से मैंने बीटेक किया, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, अपने बैच में मैं इकलौता पीएचडी हूँ जो पीएचडी के लिए गया हूँ, अदरवाइज सारे ही सेटल है। पीएचडी में आप ये सोचो कि, और आपका बहुत पुराना पीएचडी है भी नहीं, आप 10 के बाद में किए हो, आप समझ रहे हो, तो उसमें भी अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा है। आपके हिसाब से आज के टाइम को देखते हुए क्या लोगों को पीएचडी में आना चाहिए बीटेक एमटेक के बाद? अभी जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद हॉल्ट लिया जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ पीएचडीज काफी ज्यादा है। ठीक है, जो ऐसा मुझे ऐसा फील होता है। और अगर है भी तो जिनको ये है कि हाँ कुछ कंट्रीब्यूट करना है, सच में सिर्फ नाम के लिए पीएचडी नहीं करना है, ओके ओके, मींस उन्हीं को आना चाहिए। तो मतलब उनको पैसे नहीं ढूंढना पड़ेगा तभी आए। हाँ, ओके, और पैसे के पीछे ना भागे, क्योंकि पीएचडी में तो पैसा है भी नहीं। पैसा अगर पैसा होना चाहिए तो इंडस्ट्री जाए। राइट राइट राइट। अगर सच में है कि हाँ मुझे सोसाइटी के लिए या फिर साइंस के लिए अपनी एंड से कुछ एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट अगर कंट्रीब्यूट करने, राइट राइट राइट, दो फिर उनको आना चाहिए, मतलब एक मोटिवेशन होना चाहिए। नहीं तो अभी जो जैसा मैंने ट्रेंड देखा है, लोग मास्टर्स के लिए भी जाते हैं ना, तो फेलोशिप होती है 12,400 की। राइट राइट, ओके, सो जैसे बीटेक हुआ, बीटेक के बाद ये है कि अभी मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है, सो उस केस में किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पे मुझे फेलोशिप मिलता रहे। हाँ, और फिर वो फेलोशिप मिल रहा है, उस बीच में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करेंगे, जॉब मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो फिर वो जाएंगे चलो अच्छा अभी
पीएचडी में जाता हूँ वहाँ पे मुझे फेलोशिप मिलेगा। राइट ओके, अगर मैंने ऐसा देखा है कि लोग ऐसा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी ड्रॉप करके जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पीएचडी पे भरोसा ही नहीं है। नहीं है भरोसा। राइट वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ नहीं मिल रहा, चलो ये कर लेते हैं, और ये फैक्ट है अभी के। राइट, अभी के टाइम पे तो काफी है ये। तो पता नहीं, मतलब वो ओवर द टाइम अब क्या ही किया जाए, मतलब गवर्नमेंट भी जितना दे सकती है, ऐसा भी नहीं है ना कि एकदम से पैसे बढ़ा दे, क्योंकि उनका भी कुछ लिमिटेड फंड्स हैं। क्योंकि अब हर कंट्री के अपने राइट, प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स है, तो वो ऐसे एकाएक पैसे भी नहीं बढ़ा सकते, तब तो और ज्यादा नंबर आप लोग आने लग जाएंगे। और जिनका माइंडसेट पहले से ही है ना कि उनको इंडस्ट्री में या फिर उनको सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो उनको पीएचडी करा दोगे तब भी वो उसी तरफ रहेंगे, उसी तरफ ही रहेंगे। राइट, तो उनको पैसा मिल रहा है तो वो उसी की तैयारी करेंगे और फिर वो निकल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो पैशनेट है वो अगर आएगा तो फिर ये वाला फील्ड और ज्यादा थोड़ा सा इमर्ज करेगा। मीन्स मतलब ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा रिग्रेस अगर करते हैं मीन्स, तो फिर ये है कि जो करना चाहते हैं फिर वो वही आएगा। अगर तो रिगरस कैसे आप कह रहे हो, कैसे रिग्रेस इन द सेंस, जैसे बहुत से कॉलेजेस हैं, ठीक है, आपने कुछ थोड़ा सा एलिमेंट्री काम किया, देन वो आपको पीएचडी दे देंगे। ओके, तो उसमें थोड़ा सा और रिग्रेस हो थोड़ा सा कि तो आपको नहीं लगता कि जो बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जहाँ पे रिगरस काम नहीं होते, उनको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए कि वो पीएचडी नहीं दे सकते, बस वो डिग्रियां ये ग्रेजुएशन, या मे बी लाइक ऐसा, मतलब पीएचडी के, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पीएचडी का जो भी आपका प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होना चाहिए। मतलब वो फंडामेंटल लेवल पे हो कि अप्लाइड लेवल पे हो, वो इम्पैक्टफुल हो, थोड़ा सा इम्पैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स से जो काम मास्टर्स के स्टूडेंट्स या फिर बीटेक के स्टूडेंट कर सकते हैं मीन्स एक साल में, वो आपका पीएचडी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। राइट, तो ये ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा और सही लोग भी आएंगे उसमें। हाँ, फिर वो वही आएंगे जिनको सच में पढ़ना है। अदरवाइज ऐसा भीड़ बढ़ा के फायदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भैया, तो अपनी काफी अच्छी अच्छी बातें हुई। अब एक लास्ट क्वेश्चन मुझे आप बताइए, आपके हिसाब से जो यंग जनरेशन है आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा, एक लास्ट मैसेज? अगर एक लास्ट मैसेज देना हो, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, यही मैं सोच रहा था, सबसे सिंपल क्वेश्चन। नहीं, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, मीन्स जो ऐसा उन्होंने ऐसा बोलूं मैं अगर, कि जो ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है, वैसा उस ट्रेंड से निकलने का कोशिश करो। ठीक है। मीन्स बट जो अपना जो पोटेंशियल है, ओके, उसको आप पहचानो, मतलब उसको पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, क्या पता कि आप किसी दूसरी चीज के लिए बने हो। मतलब जो ऐसा फॉलो होता चला आ रहा है, आप उसी पे ऐसा स्टिक मत रहो कि नहीं मेरी फैमिली में ये होता चला आ रहा है तो मैं भी यही करूंगा। राइट। सो वो बेसिकली आपको जो बैरियर है तोड़ना पड़ेगा, और जो जर्नी होती है वो इनसाइड से स्टार्ट होती है, ना कि आउटसाइड से। राइट। और मुझे एक ट्रेंड से एक और छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ये आपने ट्रेंड कहा कि जो सामाजिक ट्रेंड है उससे आपको निकलना पड़ेगा और आपको खुद के अंदर का पहचानना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। बाकी अगर मैं सोसाइटी का भी एक ट्रेंड देखूं, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, हमने कहा कि अभी ट्रेंड चल रहा है एआई का, डेटा एनालिसिस का, एमएल का, इसका सबका ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड भी तो कभी खत्म हो जाएगा ना, क्या पता कोई इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा हो फिर वो खत्म हो जाए, होगा, राइट, तो फिर उसको फिर आगे क्या करे, तब वही लोग बचेंगे जो पैशनेट होंगे अपने काम को लेके। तो इसीलिए आप अपने अंदर का अगर कुछ अल्टीमेटली मैं बोलूं कि आप कोई भी चीज करते हो, ठीक है, लेट्स से कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, सो ये चीज नहीं होना चाहिए कि मैं बस वही काम कर सकता हूँ। सो अपने अंदर की जो कोर एबिलिटीज हैं, ठीक है, आप उनको पहचानो। आप ये सोचो कि मैं वो एबिलिटीज यूज करके और क्या कर सकता हूँ। राइट। ठीक है, अब मैं सोचो कि मैं मशीन बनाया, मैंने पीएचडी में मशीन बनाया, मैं रिजिड हूँ कि मुझे सिर्फ मशीन बनाना है, या सिर्फ मुझे एआई ही करना है, या फिर एमएल ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके अलावा जो है वो मेरे मतलब का नहीं है। ऐसा होता है कि जो चीज़ हम हमेशा से करते चले आ रहे हैं, सो उसके लिए हमेशा बहुत
कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, वैसा कंफर्ट जोन में चले गए तो अब मुझे बस वही करना है। सो उस तरीके से नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना। हाँ, रिजिड नहीं होना, फ्लेक्सिबल रहो, अपने कोर एबिलिटीज को जानो कि आप हो क्या एग्जैक्टली। और लर्निंग मोड, हाँ, लर्निंग मोड है आपका, फिर आप वो कोर एबिलिटीज यूज करके और क्या कर सकते हो। कि लेट्स से कि किसी का कोर एबिलिटीज हो गया, लेट्स से कि मैं कम कॉस्ट में ये चीज बना सकता हूँ, ठीक है। अब उसने एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि मुझे वही प्रोडक्ट बनाना है, कि आपकी कोर एबिलिटी से कम कॉस्ट को कम करना है। सो आप और भी चीजें कर सकते हो। राइट। और क्या क्या कर सकते हो, किस किस डोमेन में कर सकते हो, वो भी आप देखो। तो आप हमेशा ओपन रहोगे, हमेशा किसी भी चीज को अडॉप्ट कर सकते हो। तो वही लर्निंग मोड आपका ऑन रहेगा, तो आप अडॉप्ट करेंगे और आप नई नई चीजें, जैसे AI/ML जो भी है, अभी कुछ साल अभी आए हुए हो प्रॉपर्ली, और अभी क्या बोलते हैं, और भी जैसे जो फील्ड्स हैं अभी नहीं है कुछ कुछ, ठीक है। लेकिन आप ये ट्रेंड पहले नहीं थे, इससे पहले भी चीजें हो रही थी। बिल्कुल सही बात, ठीक है। सही बात। अब लेट्स से कि अगर मैं रिजिड हो जाऊं तो फिर ये कभी पिक्चर में आ ही नहीं पाएंगे। राइट। और हम भी नहीं अडॉप्ट करेंगे ना इसको, कि हम रिजिड रहेंगे, भाई जो मैं कर रहा हूँ वही करूंगा, तो फिर दिक्कत होगी। तो आपको अडॉप्ट करना है, लर्निंग मोड ऑन रखना है और आपको सीखते चले जाना। हाँ, अपनी कोर एबिलिटीज पहचानना बहुत जरूरी है। राइट। ठीक है, तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर अभिषेक कुमार भैया। इनसे बात करके काफ़ी चीज़ें हमें पता चली और काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन हमने किया। जो इस पॉडकास्ट को पूरा देखा होगा उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिली होंगी, और आपने जो सीखा वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। और हाँ, अगर किसी को अभिषेक भैया से बात करना है तो मैं इनका एक रिसर्च पेपर या फिर आपके वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनको ईमेल कर सकते हो। हाल चाल मत लेना, एक जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो भैया जरूर रिप्लाई करेंगे। तो आपका अगर कोई भी डाउट है जेन्युइन तो आप पूछ सकते हो वहां से। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग नए नए गेस्ट बुलाते रहें और आपके सामने नए नए एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहें। तो देखते रहिए रिसर्च अनप्लग्ड। थैंक यू। थैंक यू।